Hello students, a very warm welcome to this amazing platform of learning called CUET Wala, and together we are studying the subject of legal studies in your Safal 2.0 बैच। तो अभी तक हमने लीगल स्टडीज में आपके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे भी हमने पढ़ लिया है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी, टॉर्ट लॉ के बारे में पढ़ लिया है, और रिसेंटली हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जिसमें हमने जाना था कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसका हमारे डे टू डे लाइफ में सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कौन कौन लोग आपस में मिलके कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी पढ़े, जिसमें हमने जाना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, और इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो भी मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस की। फिर हमने लास्ट क्लास में जैसे कि डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ डैमेजेस। डैमेजेस क्या होती है? जब कोई भी व्यक्ति अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करता है या अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता है, तो द कोर्ट कैन आस्क दैट पर्सन टू पे डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन टू द इंजर्ड पार्टी। उसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि कैसे हम एक कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, और या किस सिचुएशन में या किन सर्कमस्टेंसेस में अ कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड। इस तरीके से हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट क्लास में खत्म कर लिया था, और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, which is going to be a concept of property law. So let us quickly have a look at the, first of all we will see recap of your previous lecture कि last class में हमने क्या किया। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अनलॉफुल अग्रीमेंट्स। अनलॉफुल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक? अनलॉफुल अग्रीमेंट्स को आप कभी भी कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते, या उनको हम एक तरीके से वॉइड अग्रीमेंट्स भी कह सकते हैं। और कौन कौन सी थी वो कैटेगरी? जो कोई ऐसे अग्रीमेंट है विच आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, या हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनकी वायलेशन में अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो वो भी अनलॉफुल अग्रीमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, और उसे आप कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करवा सकते। उसके बाद हम बात करते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की क्या स्पेशलिटी थी? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग अग्रीमेंट में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि कंटिंजेंट अग्रीमेंट इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि अगर एक स्पेसिफिक इवेंट फुलफिल हो जाता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कब कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अब वो अलग अलग सिचुएशंस में था, जैसे कि डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि जब आपने आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट का जो कंडीशंस हैं वो 1 महीने में पूरी करनी है, नहीं तो द कॉन्ट्रैक्ट विल स्टैंड ब्रीच्ड। अब 1 महीने में आपने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम। तो ये एक इंस्टेंस है जहां पर हमने पढ़ा था डिस्चार्ज कैसे होता है। उसके अलावा हमने और भी तरीके के डिस्चार्ज पढ़े थे, जैसे कि डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये कुछ इंस्टेंसेस थे जहां हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हम बात करते हैं डैमेजेस की। डैमेजेस क्या है? डैमेजेस इज नथिंग बट योर कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। मॉनेटरी कॉम्पनसेशन अब किसे मिलेगा? किसको मिलेगी कॉम्पनसेशन? जिस व्यक्ति का कोई नुकसान हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्ट में 2 लोग पार्टी हैं, उन दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति मान लीजिए अपना कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, या कॉन्ट्रैक्ट में जो उसकी ड्यूटी थी वो फुलफिल नहीं करता है, और उसकी वजह से दूसरी पार्टी को कुछ नुकसान हो जाता है, चाहे वो मॉनेटरी लॉस है, चाहे वो उसकी रेपुटेशन को लॉस है, एनी फॉर्म ऑफ लॉस दैट इज कॉज टू द अदर पार्टी, उसके पास फिर अधिकार है, वो कोर्ट में आपके खिलाफ जाएगा और कोर्ट को कहेगा कि प्लीज मुझे जो डैमेज कॉज हुआ है उसके लिए मुझे कुछ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन अवार्ड की जाए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस की थी। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास। सो द टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे आर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी अगर आप लोग नाम सुनते हो तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम से आती होंगी कि प्रॉपर्टी तो अक्सर लोग जो हमारा घर है उसके लिए प्रॉपर्टी का टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, या जो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है उसके लिए भी प्रॉपर्टी का टर्म यूज करते हैं। बट क्या प्रॉपर्टी जो टर्म है सिर्फ यहीं तक सीमित है, क्या यही इसका दायरा है? वो सब चीजें हम आज की क्लास में समझेंगे। फिर हम बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इमूवेबल कैटेगरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में फॉल करती हैं। फिर हम एक इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में बात करेंगे, दैट इज शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई थी कि जो ट्रीज हैं हमारे, ट्रीज को हम कब मूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे और कौन सी सिचुएशन में हम ट्रीज को इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे। तो ये केस बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि रिसेंटली जो आपका सीयूईटी का लीगल स्टडीज का पेपर भी आया था उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस पर्टिकुलर केस लॉ से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, सो आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट हु कैन ट्रांसफर। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन लोग बना सकते हैं, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफर कौन कौन कर सकता है, किस व्यक्ति को अधिकार है या किस व्यक्ति के पास पावर है अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देने की, वो भी हम आज की क्लास में समझेंगे। देन हाउ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड, हाउ, यानी कि क्या जरिया है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। अब ये मेरे हाथ में पेन है, इसको मैं किसी को ट्रांसफर करना चाहती हूँ, किसी को देना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूंगी? क्या सिर्फ उसको एक डिलीवरी कर दूं इसकी, हाँ जी ये लो आप पकड़ो या आज से आपका हो गया? नहीं, हर प्रॉपर्टी में ट्रांसफर ऐसे नहीं होता। जैसे कि आपको आपका घर ट्रांसफर करना है तो क्या आप वो ऐसे सिंपल डिलीवरी कर सकते हो कि हाँ कल से तुम मेरे घर में रहने आ जाना और इस प्रॉपर्टी के मालिक तुम हो गए? नहीं, उसका अगर आप लोगों ने सुना होगा तो हम एक अग्रीमेंट बनाते हैं ना, ट्रांसफर का जो अग्रीमेंट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हो। तो वो हम समझेंगे कि कहां पर हम प्रॉपर्टी सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर कर सकते हैं और कहां कौन से केसेस में हमें एक रिटन अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा जिसको हमें रजिस्टर भी कराना पड़ेगा, वो भी हम आज की क्लास में समझेंगे। फिर हम बात करते हैं अटेस्टेशन। अटेस्टेशन है तो छोटा सा टॉपिक आपके कॉन्सेप्ट में, बट जस्ट फॉर योर क्लैरिटी, कई बच्चे इस वर्ड को सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो भी हम आज की क्लास में अच्छे से समझेंगे। एंड लास्टली जो हम जैसे हर क्लास में करते हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो भी प्रॉपर्टी लॉ के हम कॉन्सेप्ट्स आज कवर कर लेंगे उसके बेसिस पे वी विल बी सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे होगा, किस बेसिस पे होंगे, जैसे आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक से, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु विल बी कवरिंग दीज टॉपिक्स। एंड आई होप एंड आई विश जितने भी बच्चे ये लेक्चर्स देख रहे हैं, जो मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स में सजेशंस दिए थे वो सजेशंस भी फॉलो अप कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या थे वो सजेशन? कि आप जो भी टॉपिक यहाँ पर कवर कर रहे हैं उसको ही साथ साथ आपकी जो बुक है लीगल स्टडीज की 12th क्लास की, उस टॉपिक को वहां से जरूर पढ़ लेना। और उससे क्या होगा, एक तो आपका जो आपने टॉपिक पढ़ा उसकी रिवीजन हो जाएगी, और दूसरा अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बना लो उसके, ताकि जब आपका पेपर होगा ना तो आपको एकदम से पैनिक नहीं होगा या हैज़ार्ड सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी आपके लिए। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली, क्योंकि जब भी हम कोई चीज अपने हाथ से लिखते हैं, अपनी लैंग्वेज में उसको लिखते हैं और फिर उसको बाद में जब हमें रिवाइज करना पड़ता है, तो सबसे इजी तरीका रिवाइज करने का क्या होता है, जो चीज हमने अपने हाथ से लिखी थी वो हमें फटाक से जल्दी से याद आ जाती है, जल्दी से समझ भी आ जाती है। तो अपनी हाथ से अपनी शॉर्ट लैंग्वेज में वो नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लेना और बुक्स से पढ़ना जरूर याद रखना, उसे भूल मत जाना। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट के केस में पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें सारी चीजें बताई गई थी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट मेंशन हैं, और कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, डैमेजेस कब पे किए जाते हैं, ये सारी चीजें कहाँ हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। वैसे ही जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इट गवर्न्स द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मोटा मोटा आप क्या समझ पा रहे हो,
मूवेबल वो प्रॉपर्टी होगी जिसको हम उसकी जगह से हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं, उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। अब इमूवेबल उसका उल्टा हो गया, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसको हम उसकी जगह से हिला नहीं सकते, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेके जा सकते, जैसे कि आपका एग्रीकल्चरल लैंड है। तो जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो सिर्फ कौन से ट्रांसफर से गवर्न करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब हाँ, अगर हम बात करें जो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे हमारे पास गाड़ी है या हमारी साइकिल है या हमारा पेन है या कोई भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो सब्सटैंशियल वैल्यू है जिसकी कुछ, उसका ट्रांसफर हम कैसे करेंगे? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो उसे गवर्न नहीं करता, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा एक्ट है? उसके लिए हमारे पास है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन याद रखना है। जितनी भी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं उनका ट्रांसफर कैसे होगा? उनका ट्रांसफर होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। और जितनी भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, जैसे हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है, हमारी बिल्डिंग्स हैं, उनका ट्रांसफर कैसे होगा? उनका ट्रांसफर होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। अब ये समझेंगे अच्छे से कि मूवेबल कौन कौन सी है, इमूवेबल कौन कौन सी है इन दी अपकमिंग स्लाइड्स। ठीक है, और क्या कहता है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? दैट इट गवर्न्स ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्संस ओनली। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो सिर्फ उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात करता है जहां दो जीवित व्यक्तियों या लोगों के बीच में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। अब अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना है विल का, विल क्या होता है? कोई भी, मान लीजिए दिस पर्सन ए, ही हैज मेड अ विल। विल क्या होता है कि ये व्यक्ति लिख के जाता है कि जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा या जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरे बनने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरे बच्चों में XYZ में बराबर बढ़ जाएगी। ये इसकी विल है। तो विल क्या ट्रांसफर कर रहा है? विल भी तो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। तो क्या विल का कॉन्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से गवर्न होता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर लिविंग पर्संस के बीच में नहीं हो रही। ये विल कब इफेक्टिव होती है? विल इफेक्टिव होती है जिस व्यक्ति ने ये विल बनाई है, जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद वो विल खोली जाती है, उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो जो विल है, विल में ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्संस नहीं हो रहा, इसलिए विल इज नॉट गवर्न्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये याद रखना है आपको। सो विल इज, here we can write down, will is not governed by TPA। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को हम छोटा करके TPA लिख देते हैं। Why it is not governed by TPA? Because transfer is not between living persons। ठीक है, दिस यू मस्ट कीप इन माइंड। तो जो विल है, विल हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से क्यों नहीं गवर्न होता? क्योंकि वहां पर जो प्रॉपर्टी है वो बिटवीन लिविंग पर्संस ट्रांसफर नहीं हो रही होती। ठीक है, तो कौन से एक्ट से गवर्न होता है? विल का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इट इज गवर्न्ड बाय योर सक्सेशन एक्ट। ठीक है, जो हमारा सक्सेशन एक्ट है उसके बेसिस पे जो विल है वो खोली जाती है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सक्सेशन एक्ट होती है। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस मच। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात करता है और गवर्न्स ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्संस ओनली। सो इसी पॉइंट, सेकंड पॉइंट के अंदर हमारा विल का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि विल कभी भी टीपीए से गवर्न नहीं होगी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न नहीं होगी। वो किससे गवर्न होगी? सक्सेशन एक्ट। अब वो हिंदू सक्सेशन एक्ट भी हो सकता है अगर ये सब लोग हिंदू हैं। अगर वो दूसरे रिलीजन्स के बीच के लोगों की भी बात है तो वो इंडियन सक्सेशन एक्ट से भी गवर्न हो सकता है। ठीक है, सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोविजंस फॉर द सक्सेशन एक्ट आल्सो। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड टिल हियर। अब यहीं पर हमने जो ये दो टाइप्स पढ़ ली, इसमें मैं एडिशनल आई वुड लाइक टू ऐड टू मोर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज। One is your tangible, another one is your intangible। तो
टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी में क्या फर्क है? ये भी दो क्लासिफिकेशंस हैं प्रॉपर्टी की। तो टेंजिबल प्रॉपर्टी इज योर दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच कैन बी सीन, जिसे हम देख सकते हैं, एंड फेल्ट एंड टच्ड। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं और जिसे हम टच कर सकते हैं, उसे हम टेंजिबल प्रॉपर्टी कहते हैं। और इनटेंजिबल अब इसकी उल्टी हो गई, यानी कि विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड और फेल्ट, जिसे हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं और ना ही फील कर सकते हैं, उसे हम इनटेंजिबल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब टेंजिबल प्रॉपर्टी का क्या एग्जाम्पल होगा? जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है या मेरे हाथ में ये बॉटल है। ये बॉटल क्या है? इट कैन बी सीन, it can be touched, and I can feel that it is containing some cold water in it. So what it is a tangible property. So tangible property का example क्या हो गया? It can be a pen, a car, a bottle, a stone, ठीक है? Because all these things can be seen, felt and touched. अब intangible property क्या है? Which cannot be seen, touched और felt. अब वो क्या होगी? वो है हमारी intellectual property, जैसे कि ट्रेडमार्क अगर आप लोगों ने सुना हो, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ये हम डिटेल में लास्ट में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अभी मैं सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए बता रही हूं कि जो ट्रेडमार्क है, पेटेंट है या जो हमारा कॉपीराइट है, ठीक है, ये सभी हमारे क्या हैं? ये इंटेंजिबल राइट्स हैं। और इसके अलावा इंटेंजिबल राइट्स कौन कौन से? इंटेंजिबल प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? हमारे जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स एंड शेयर्स, ये भी तो एक तरीके की प्रॉपर्टी है। अब जो ये जितनी भी ये लास्ट में मैंने चीजें लिखी है, ये सभी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं। क्या आप ट्रेडमार्क को देख सकते हो? आपका जो राइट क्रिएट होता है ट्रेडमार्क के थ्रू, उसे आप देख नहीं सकते। आपका जो पेटेंट के थ्रू राइट क्रिएट होता है, उसे आप देख नहीं सकते। आपका जो कॉपीराइट के थ्रू राइट क्रिएट होता है, उसे भी आप देख नहीं सकते। एंड स्टॉक्स एंड शेयर्स, जो आपके स्टॉक्स और शेयर्स हैं, वो भी आपकी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी कि इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड एंड इट कैन नॉट बी फेल्ट। तो ये आपकी अलग कैटेगरी है रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ योर प्रॉपर्टीज। नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट वी कम ऑन टू मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का सिग्निफिकेंट फीचर क्या है? केपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जिस चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है, डिलीवर किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि योर कार, योर बाइसिकल, फ्रूट्स, ठीक है, शिप एटसेट्रा, ये सब आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं। एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी रिटन देयर आल्सो, एंड हियर आल्सो इट इज मेंशन्ड पेन, बाइसिकल एंड कार। नाउ ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज गवर्न्ड बाय योर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जितनी भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो सब गवर्न होगा या उसका ट्रांसफर गवर्न होगा कि कौन लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, कब हम कहेंगे कि वैलिड ट्रांसफर हुआ है। ये सब चीजें कौन गवर्न करेगा? हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वैसे ही अगर हम गुड्स की बात करें या हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, उसका कौन गवर्न करता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। तो हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कौन सा मेन एक्ट हो गया? सोगा। सोगा यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ऑलराइट, सो वेरी सिंपल। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए टीपीए, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर कौन गवर्न करेगा? इट विल बी गवर्न्ड बाय सोगा, दैट इज योर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। आफ्टर दिस नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी।
इमूवेबल प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे हम क्लास की एंड में भी सॉल्व करेंगे, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से मूवेबल प्रॉपर्टी है या कौन सी प्रॉपर्टी फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप अभी अच्छे से समझोगे, क्योंकि इट इज नॉट एज इजी एंड सिंपल एज यू मे थिंक इट टू बी। इसमें भी कुछ अलग अलग फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसके कुछ ऐसे नुआंसेस हैं जो आपको अच्छे से समझने बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे सिंपल अगर हम शुरुआत से बात करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? जैसे हमने मूवेबल में पढ़ा, इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी उसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हो। बट इमूवेबल को आप एक जगह से दूसरी जगह टेक अवे नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अब इट इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स buildings, it includes land, it includes things attached to earth. Things attached to earth can be your trees. ठीक है, so all these are your examples of what? These are examples of your immovable property. Now it is governed by what? It is governed by your transfer of property act, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, कैसे उसका ट्रांसफर होगा, कौन कौन लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम कब कहेंगे कि ट्रांसफर जो हुआ है एक वैलिड ट्रांसफर है, ये सब चीजें कहां बताई गई हैं? ऑल दीज थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब सेक्शन 3 जो है टीपीए का, वो क्या कहता है? फॉलोइंग आर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। नॉट इमूवेबल का क्या मतलब हुआ? ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं ये क्या है? दीज आर मूवेबल। और ये कहां बताया गया है? दिस इज क्लियरली डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला है स्टैंडिंग टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर यानी कि जब आपने ट्रीज ग्रो किए हैं, आप जिनको काट के बाद में उनकी लकड़ी जो है वो इस्तेमाल कर रहोगे, या तो पेपर बनाने में या किसी और इंडस्ट्रियल यूज में या किसी कोई भी ऐसे पर्पस के लिए, जिसे आप पेड़ को कल को काट दोगे और उन्हें सेल कर दोगे अपने बेनिफिट के लिए, उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग टिम्बर। तो जब जिस प्रॉपर्टी को आप काट के बाद में यूज कर लोगे, यानी कि उसे मूव कर दोगे वहां से, तो वो प्रॉपर्टी कैसी होगी? मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। तो सिंपली जब भी कि कोई हम पेड़ लगाते हैं ताकि हम कल को उसे काट के किसी इंडस्ट्रियल यूज के लिए या मैन्युफैक्चरिंग यूज के लिए घर में लकड़ी लगाने के लिए यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो कल को वहां से मूव कर दी जाएगी। फिर हम सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स। अब जो हमारी ग्रोइंग क्रॉप्स हैं वो भी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि कल को जब वो फुल ग्रोन हो जाएंगी हम उन्हें भी काट के मार्केट में सेल करके उससे प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, सो इनको भी क्या होगा? दे विल बी मूव्ड फ्रॉम देयर। ठीक है, द ग्रोइंग क्रॉप्स विल बी इवेंचुअली कट, उन्हें वहां से काट करके मार्केट में सेल ऑफ कर दिया जाएगा, और वो जो जगह, जिस जगह पर वो ग्रो की जाएंगी, वो जगह खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से ग्रोइंग क्रॉप्स विल बी व्हाट? दे विल बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। देन लेट्स टॉक अबाउट ग्रास। जो आपकी ग्रास भी है, ग्रास इज ऑल्सो टेम्पररी, उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, इट कैन बी रिमूव्ड, और जनरली हम ग्रास को कट ही करते रहते हैं। तो एज इट इज रिमूव्ड फ्रॉम देयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट इज कंसीडर्ड एज व्हाट? इट इज कंसीडर्ड एज योर मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है। इमूवेबल कौन कौन सी है? बिल्डिंग्स, लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। मूवेबल कौन कौन सी है? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और योर ग्रास। तो ये क्लासिफिकेशन जो है इसको अच्छे से याद रखना है। और कहां पर प्रोवाइडेड है ये? इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट केस लॉ। अब जो ये केस लॉ है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया था। और किस रेफरेंस में पूछा गया था? इसमें क्या क्वेश्चन डिस्कस किया गया है? इसमें पूछा गया था वेदर ट्रीज आर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारे पेड़ हैं क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब जनरली सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? आपको यही लगेगा कि पेड़ तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होने चाहिए, बिकॉज दे कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते या हिला नहीं सकते, तो वो इमूवेबल होनी चाहिए। बट नहीं,
इसमें भी एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी that if the intention is to reap fruits from the trees, then it is regarded as immovable property. But if the intention is to cut down the trees and use it as timber, it would be used as it will be treated as what? Your movable property. तो ये तो आपके सेक्शन 3 में भी मेंशन था, सेक्शन 3 टीपीए जो हमने लास्ट स्लाइड में किया। तो शांताबाई का केस क्या कहता है, इसमें ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया कि क्या ट्रीज जो हैं क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो यहां पर ये कहा गया कि जब भी हम कोई पेड़ उगाते हैं सो दैट वी कैन रीप इट्स फ्रूट, यानी कि हम उससे फ्रूट्स खा सके, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट एट द सेम टाइम जब हम उस पेड़ को उगाते हैं फॉर द टिम्बर, यानी कि कल को हम उसकी लकड़ी को यूज कर सकें या तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या अपने घर में ही दरवाजे लगाने के लिए, तो वो प्रॉपर्टी विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, तब हम उस केस में उस ट्री को कहेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि आप उसको वहां से रिमूव कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग इट फॉर सम अदर पर्पस। सो दैट्स द डिफरेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो व्हेन इट विल बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, when you have to reap fruits, यानी कि जब आपको उसके फ्रूट्स खाने हैं। और मूवेबल कब होगी, जब आपको उसकी लकड़ी काट के या तो उसका फर्नीचर बनाना है या आपको उसको किसी पेपर बनाने के लिए उसको किसी फैक्ट्री में सेल करना है, तो वहां पर वो क्या होगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, इट विल बी कंसीडर्ड एज योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहां पर हमें ये अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर जो ये ट्रीज हैं किसी को एज टिम्बर सेल कर रहे हैं, तो वो कैसे सेल होगी उसकी, जैसे कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यूजुअली कैसे होती है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से के थ्रू, जिसको हम अटेस्ट भी करवाते हैं। ठीक है, सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। तो जब भी ट्री को हम फ्रूट्स के लिए उगाते हैं ताकि हम उसके फ्रूट्स खा सकें, सेल कर सकें, वो क्या है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बट जब उसके टिम्बर के लिए उसे ग्रो किया जाता है, इट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ movable property. All right, so I hope Shantabai versus State of Maharashtra is clear to all. इसी के साथ एक और केस है जो आपकी बुक में दिया गया है, that is Marshall versus Green। तो मार्शल वर्सेस ग्रीन का जो केस है वो भी इसी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता है कि कब कोई प्रॉपर्टी मूवेबल है और कब उस प्रॉपर्टी को हम इमूवेबल कहेंगे। तो उसमें भी यही कहा गया कि जब भी हम ट्रीज को ग्रो करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट्स टिम्बर, यानी कि कल को आप उसको अपने घर का फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या किसी फैक्ट्री में सेल कर रहे हो ताकि उससे पेपर बनाया जा सके, तो उस केस में हम उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, उस केस में व्हाट वी विल कॉल इट अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये सब हमें कहां एक्सप्लेन किया गया है, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो मार्शल वर्सेस ग्रीन में क्या कहा गया, इसमें भी सिंपली यही कहा गया दैट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रीज which are to be used एज टिम्बर, जिसको हम एज टिम्बर यूज करने वाले हैं, दे आर टू बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। ऑलराइट, ओके, सो आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप यहां तक सबको सब कुछ क्लियर हो गया है कि कब हम ट्री को मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे और कब हम ट्री को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हु कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी, यानी कि कौन कौन लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, उसका ही कुछ सिमिलर सा फीचर है कि कौन कौन लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सो हु ऑल आर कॉम्पिटेंट, एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट है, यानी कि ही हैज द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, देन ही कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एज वेल। अब हमने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े थे कि कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। पहला, दैट पर्सन शुड बी अ मेजर, मेजर का मतलब
हिज एज शुड बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। ये थी हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन थी दैट द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का क्या मतलब था कि उस व्यक्ति को सही और गलत की समझ है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और उसको अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा तो मुझे इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। ही हैज द नॉलेज ऑफ दीज फैक्ट्स। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी? द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। थर्ड, द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ क्या होता है? यानी कि जो हमारा लॉ है, जो हमारा कानून है, वो कुछ लोगों पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि तुम अब से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। जैसे कि कौन कौन है वो? जो हमारे फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, वो हमारे कंट्री के लोगों के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। या कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया है, इंसॉल्वेंट मतलब वो बैंकरप्ट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया है, उस पर भी जो हमारा गवर्नमेंट है वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। लॉ जो है एक रिस्ट्रिक्शन या डिस्क्वालिफिकेशन उस पर लगा देता है दैट द पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। लाइकवाइज जो हमारा कोई भी एक कन्विक्ट है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी गुनाह का दोषी पाया गया है, गिल्टी पाया गया है, वो कन्विक्ट व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। तो ये कुछ हमारी कंडीशंस थी जहां हमने समझा था कि कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं और कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। सो वही सेम कंडीशंस अप्लाई होती है हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी, कि सिर्फ वो लोग, दोज हु आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, वही लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो हु आर दे? अ मेजर। मेजर मतलब अ पर्सन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। सेकेंड, पर्सन ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब ही शुड नॉट, ना वो इडियट होना चाहिए और ना वो एक ल्यूनेटिक होना चाहिए। इडियट और ल्यूनेटिक में भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था, हु इज एन इडियट एंड हु इज अ ल्यूनेटिक। इडियट इज दैट पर्सन हु इज बॉर्न लाइक दैट, यानी कि जब से वो पैदा हुआ है तब से ही उसको सही गलत की समझ नहीं है, ही इज बिन बॉर्न लाइक दैट। और ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक वो लोग होते हैं जिनको आप कहते हो ना किसी व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं, फिट्स, जिसको कभी कभी आप उससे मिलोगे तो वो बिल्कुल सही लगेगा आपको, अरे इसे तो कुछ हुआ ही नहीं है, और कभी आप नेक्स्ट टाइम उससे मिलोगे तो वो आपको लगेगा ये तो ही हैज कंप्लीटली लॉस्ट हिज माइंड, उसको सही गलत की समझ ही नहीं है, उसे यही नहीं पता है कि वो जो एक्शंस कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। उस व्यक्ति को हम ल्यूनेटिक कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति इडियट है या लुनेटिक है तो वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। एंड लाइकवाइज अगर कोई 18 साल से कम है तो वो व्यक्ति भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब कौन है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ? यानी कि जो एक कन्विक्ट है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा इंसॉल्वेंट है कोई व्यक्ति, वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। और कोई अगर एनिमी एलियन है, एनिमी एलियन क्या होता है? एलियन मतलब कोई फॉरेन सिटीजन। एनिमी एलियन मतलब अगर उस कंट्री के साथ हमारी कंट्री इज एट वॉर, दो देशों के बीच में जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो वो लोग आपस में ट्रांसफर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी, वो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना सकते। सो दीज आर द बेसिक कंडीशंस व्हिच मस्ट बी फुलफिल्ड रिगार्डिंग द पीपल हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, व्हिच इज सिमिलर टू द पीपल हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया है। उसके बाद ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, इस कंडीशन के साथ ये दोनों कंडीशन साथ में पूरी होनी चाहिए, यानी कि दे बोथ शुड कोएग्जिस्ट, पहली कंडीशन और दूसरी। अब कोई व्यक्ति सही मेजर है, पर्सन ऑफ साउंड माइंड है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, बट वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है या वो एजेंट नहीं है और द एजेंट ऑथराइज्ड बाय द ओनर नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करेगा? तो ये दोनों कंडीशंस जब साथ में फुलफिल होंगी, यानी कि एक पर्सन मेजर है, साउंड माइंड का है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, एंड आल्सो ही इज ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। नाउ हु इज ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी? कौन व्यक्ति प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं? पहला व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, यानी कि अगर मैं प्रॉपर्टी की ओनर हूं तो मैं मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर सकती हूँ।
या मैंने मेरे बिहाफ पे किसी पर्सन को, किसी एजेंट को अपॉइंट किया है कि मैं तो विदेश जा रही हूं कुछ समय के लिए, और पीछे से अगर प्रॉपर्टी सेल करनी हो तो तुम मेरे बिहाफ पे प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो, तो वो एजेंट। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कौन कर सकता है? ओनर या उसके द्वारा ऑथराइज किया गया एजेंट। तो क्या कंडीशन हुई? हु कैन ट्रांसफर? एनी पर्सन ऑफ साउंड माइंड, मेजर और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एंड हु इज द ओनर एंड हु इज ईदर द एजेंट। यानी कि या तो वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का ओनर है या उसके द्वारा एक अपॉइंट किया गया एजेंट है। तो यही व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इनके अलावा कोई और कैटेगरी नहीं एग्जिस्ट करती जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड टिल हियर। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी पर्टिकुलर वर्ड को लेके कोई डाउट है, जैसे कि यहाँ पर हमने इडियट और लुनेटिक का मैंने आपको अच्छे से डिफरेंशिएशन बताया, वैसे ही किसी भी टर्म को लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वहां पर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर जरूर दूंगी। ठीक है, नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड फर्दर। हाउ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, पहली लाइन क्या कहती है? दैट इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि उस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है उसके बेसिस पे भी वेरी करता है कि वो प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी, और उस प्रॉपर्टी का नेचर कैसा है, क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस पे भी डिसाइड किया जाता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे होगी। ठीक है, सो अगर वो प्रॉपर्टी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, इंटेंजिबल मैंने आपको क्या बताया था? इंटेंजिबल क्या प्रॉपर्टी थी आपकी? इंटेंजिबल इज योर स्टॉक्स, शेयर्स का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वैल्यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वैल्यू का मतलब है कि ये मैटर नहीं करता कि उसकी कीमत कितनी है, इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मतलब जो हम सेल डीड बनाते हैं, हमें उसी तरीके से कोई एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसके थ्रू वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो हमेशा जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर कैसे होगा? बाय वे ऑफ अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। अब टेंजिबल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, अच्छा इसमें मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि जो हमारा लैंड है, जो हमारी मान लो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, वो एक टेंजिबल प्रॉपर्टी है या वो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है? इट इज अ टेंजिबल प्रॉपर्टी विच यू कैन टच, विच यू कैन फील, ठीक है, विच कैन बी सीन, एंड इट इज लाइकवाइज सिमिलरली इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो यहाँ पर हम टेंजिबल प्रॉपर्टी का देखते हैं। अगर टेंजिबल प्रॉपर्टी की वैल्यू लेस देन 100 रुपीज है, देन बाय डिलीवरी, जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, इसकी कीमत अगर 100 रुपए से कम है तो मैं इसको कैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ? बाय डिलीवरी। यानी कि ये लो, मैंने ये चीज तुम्हें दे दी, आज से ये चीज तुम्हारी हुई, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने की जरूरत नहीं है, कोई डीड बनाने की जरूरत नहीं है, कोई अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रार के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो जब किसी टेंजिबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से कम है, पेन है, पेंसिल है, कोई छोटी मोटी चीज है, उसको हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं बाय वे ऑफ डिलीवरी। बट अगर उसकी वैल्यू मोर देन 100 रुपीज है तो इट हैज टू बी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, आप उसे डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कि अभी मैं आपको एग्रीकल्चरल लैंड की बात कर रही थी, तो एग्रीकल्चरल लैंड क्या है? या आपका घर जो है या आपका फ्लैट जो है, उसको आप कैसे ट्रांसफर करोगे? इट इज अ टेंजिबल प्रॉपर्टी। या आपकी गाड़ी भी जो है उसकी वैल्यू ऑफ कोर्स 100 रुपए से तो ज्यादा है, आप उसे कैसे ट्रांसफर करोगे? उसको ट्रांसफर करने के लिए आपको एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसको सिर्फ आप डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें लेट मी सिंप्लीफाई फॉर ऑल ऑफ यू। तो जो टेंजिबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी अगर वैल्यू 100 रुपए से कम है, और दूसरा केस क्या है? अगर वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है। ठीक है, तो जब वैल्यू 100 रुपए से कम है तो कैसे ट्रांसफर होगा? सिर्फ डिलीवरी, आप दूसरे व्यक्ति को डिलीवर कर दोगे और जो ट्रांसफर है वो एक वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा। बट जब वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है
तो उसके लिए हमें एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। फॉर दैट वी विल नीड अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। ये हो गई टेंजिबल की बात। अगर अब हम इनटेंजिबल की बात करें तो जो हमारे इनटेंजिबल डॉक्यूमेंट्स सॉरी इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है वो भी हमेशा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू ही ट्रांसफर होती है। ठीक है, सो द इनटेंजिबल प्रॉपर्टी will also be transferred by way of registered document। तो तीन क्लासिफिकेशन हो गई। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हमेशा आपके एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू ट्रांसफर होगी। इनटेंजिबल में अगर उसकी टेंजिबल प्रॉपर्टी में अगर कीमत 100 रुपए से कम है तो सिर्फ डिलीवरी से हो जाएगी, और टेंजिबल प्रॉपर्टी में अगर उसकी कीमत 100 रुपए से ज्यादा है तो वो कैसे ट्रांसफर होगा? बाय वे ऑफ योर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। यानी कि आपको एक डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा प्रॉपर कोर्ट में जाकर, उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास जाकर, तभी वो जो प्रॉपर्टी है वैलिड ट्रांसफर उसका जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड हाउ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड, कि कैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इसके बाद अटेस्टेशन की बात करते हैं, क्योंकि जब भी कहीं आपने रजिस्ट्रेशन की बात सुनी होगी तो उसके साथ साथ ये वर्ड भी यूज होता है अटेस्टेशन। अटेस्टेशन क्या होता है? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट टू बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 persons। कम से कम 2 लोग जो हैं वो अटेस्ट करते हैं एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को, हु आर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि ए और बी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी एक्स इसको ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे ट्रांसफर करेगा? प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है इट इज मोर देन 100 रुपीज, 100 रुपीज से ज्यादा है। तो जब वो घर यानी कि इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, 100 रुपए से ज्यादा उसकी कीमत है, तो उसको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसकी अटेस्टेशन होगी, वो मैंडेटरी है। अटेस्टेशन में क्या होता है? एटलीस्ट 2 लोग, वो 2 लोग कौन होंगे? कम से कम जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं वो तो उसको जरूर साइन करेंगे। अटेस्टेशन मींस it has to be signed by at least 2 persons who are parties to the contract। यानी कि कम से कम 2 लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन जरूर करेंगे। अब ये अटेस्टेशन का पर्पस क्या है? क्यों हम अटेस्ट कराते हैं डॉक्यूमेंट्स को? ताकि कल को बी यूं कहने लगे कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, मैं तो वहां प्रेजेंट ही नहीं था ना, मैंने अपनी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर की, तो वो ए जो है कल को इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लेके जा सकता है, देखो जी इसने इस डॉक्यूमेंट पे साइन किया है, अटेस्ट किया है, और इसके अलावा और भी लोगों के साइन हुए हुए हैं, यानी कि वो और लोग भी वहां पर प्रेजेंट थे जब ये हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे थे, और या जब इस व्यक्ति ने इस डॉक्यूमेंट पे साइन किया था, इसके अलावा और भी लोग वहां पर प्रेजेंट थे, तो ये आज मना नहीं कर सकता या नकार नहीं सकता कि इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की। तो इसलिए रिटन डॉक्यूमेंट बनाना, अटेस्टेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा होती है, जो वैल्यू इन्वॉल्व होती है प्रॉपर्टी की वो बहुत ज्यादा होती है, करोड़ों में भी होती है, लाखों में भी होती है। चाहे हमारी गाड़ी की भी बात है, चाहे वो इसे गाड़ी ही ट्रांसफर कर रहा होता, यहां पर भी रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू, अटेस्टेशन के थ्रू जो है ये ट्रांसफर टेक प्लेस करेगा। सॉरी, अगर अटेस्टेशन नहीं होगा तो वो एक वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड टिल हियर। देन अटेस्टेशन मींस फिक्सिंग सिग्नेचर इन द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो अटेस्टेशन का मतलब क्या है? जो आपका रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है उस पे साइन करवाना, और उस पे कम से कम 2 लोगों के साइन होंगे। वो कौन होंगे? दे विल बी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अलावा विटनेसेस। जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो हमेशा विटनेसेस, इंडिपेंडेंट विटनेसेस के साइन कराए जाते हैं, जो वहां पर मौजूद हैं। वो उनके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आसपास के पड़ोसी भी हो सकते हैं, जो कि उस पर साइन करते हैं कि हाँ जी आज के दिन ये प्रॉपर्टी ए ने बी को ट्रांसफर की और इतने रुपए में की। तो ये ए और बी भी इस डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे, और इसके अलावा जितने भी वहां पर विटनेसेस हैं उसमें से कम 2-3 लोग भी उस डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हैं, ताकि कल को अगर ए और बी में से कल को कोई भी इस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज करने लगे
कि ये डॉक्यूमेंट तो वैलिड नहीं है, मुझे तो धक्के से साइन करा लिए, तो वो उस केस में अटेस्टेशन के समय जो जो विटनेसेस प्रेजेंट थे उनका बहुत अहम रोल होगा ये प्रूव करने में कि जो डॉक्यूमेंट है परफेक्टली वैलिड डॉक्यूमेंट है, दोनों ने अपनी मर्जी से इसको साइन किया था, इसलिए जो ट्रांसफर है वो एक वैलिड ट्रांसफर है। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड अटेस्टेशन क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है। सो आफ्टर दिस now let's move further to the questions and answers. So first question we have is, who among the following is competent to transfer a property as per the Transfer of Property Act? यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन कौन वो व्यक्ति हैं जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला है माइनर, क्या माइनर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? नो। इडियट यानी कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, क्या वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? नो। मेजर यानी कि इसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, तो क्या ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? यस। इंसॉल्वेंट यानी कि कोई व्यक्ति बैंकरप्ट हो गया है, उसका दिवालिया निकल गया है, क्या वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? नो। तो ये हमने कहां पर भी पढ़ा था, कॉम्पिटेंसी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट या कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सेम कंडीशन यहां पर भी अप्लाई होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो व्यक्ति मेजर है, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, वो ही अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव, हु अमंग्स द फॉलोइंग Which amongst the following is a movable property? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये आपको बताना है। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑल दीज, यानी कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, चारों जो तीनों हैं वो तीनों ही क्या हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये कहां बताया गया है? दिस हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ योर टीपीए, जो 3 कैटेगरीज की बात करता है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि जनरली बच्चे इन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, पर जबकि जो सेक्शन 3 टीपी है वो स्पेसिफिकली बता रहा है कि ये तीनों क्या हैं? दीज 3 आर योर मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, सो यू मस्ट मेमोराइज इट और रिमेंबर इट। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, तीनों क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। दिस वे द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड आफ्टर दिस। नेक्स्ट वी हैव, which of the following is an immovable property? अब इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपकी immovable है? Things attached to earth, yes, it is immovable property. Land, yes, it is immovable property. Building, building भी क्या है? Building भी एक immovable property है. So that way all of the above. यानी कि जो तीनों options हैं, all these are what? All these are your immovable properties. After this, next we have, when a tree is grown, यहाँ पर this will be E, tree. When a tree is grown for reaping fruits, what will be the nature of this property? अब ये कौन से केस लॉ से आया है? शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें क्लियरली बताया गया था कि जब भी हम ट्रीज को उसके फ्रूट्स के लिए, रीपिंग फ्रूट्स के लिए उसे लगाते हैं, वो क्या है? वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और जब भी उसके टिम्बर के लिए ट्री को लगाया जाता है, ताकि आप कल को उसको काट के उसको किसी और पर्पसेस के लिए यूज कर सको, वो क्या होगा? आपका मूवेबल प्रॉपर्टी होगा। तो रीपिंग फ्रूट्स के लिए व्हाट वी विल कॉल इट? इट विल बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। सो यू मस्ट मेमोराइज दिस। और केस लॉ कौन सा है? शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और दूसरा मार्शल वर्सेस ग्रीन। तो ये दोनों केस आपके इसी पॉइंट पे बात करते हैं कि कब हम किस प्रॉपर्टी को मूवेबल कहेंगे और कब कौन सी प्रॉपर्टी को इमूवेबल कहेंगे। ठीक है, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर। अगर किसी को यहाँ पर कोई भी डाउट्स है ना इस तरह के क्वेश्चंस में, तो प्लीज क्वेश्चन आप अपने कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट इज
मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू साइन द डॉक्यूमेंट फॉर अटेस्टेशन, यानी कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करना है तो उस पे कितने लोगों के, मिनिमम कितने लोगों के साइन चाहिए? 2, 3, 4, 5। ये मैंने आपके साथ जो लास्ट स्लाइड थी बिफोर द क्वेश्चंस उसमें ही बताया था कि अटेस्टेशन के लिए हमें कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। और अटेस्टेशन का पर्पस क्या है, क्यों हम अटेस्टेशन करते हैं, वो भी मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सच है, वो जो ट्रू है। ए कहता है ओनली ओनर कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, दिस इज ट्रू, यानी कि सिर्फ ओनर ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। एजेंट ऑथराइज्ड बाय द ओनर कैन आल्सो ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, दिस इज आल्सो ट्रू, यानी कि ओनर के द्वारा अगर किसी एजेंट को पावर दी जाती है या अथॉरिटी दी जाती है कि कल से तुम मेरे बिहाफ पे मेरी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो, तो वहां पर अगर वो प्रॉपर्टी सेल करता है तो वो एक वैलिड ट्रांसफर होगा। सो दिस वे ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर ट्रू, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So after this, next we have which of the following is not correct regarding Transfer of Property Act। यहाँ पे ये ध्यान से पढ़ना है, नॉट करेक्ट। अब बच्चे फ्लो में ओवर कॉन्फिडेंस में इस वर्ड को पढ़ना ही भूल जाते हैं, दिखता ही नहीं है उन्हें ये। तो कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है बट ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इट विल किल यू। यानी कि जैसे कि स्पीडिंग इज गुड बट ओवर स्पीडिंग विल किल यू, लाइकवाइज कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस विल टेक योर मार्क्स अवे फ्रॉम यू, यानी कि यू विल श्योरली लूज सम मार्क्स देयर। तो बहुत ही ध्यान से, अगर पेपर अच्छे से आता भी है तो बहुत शांति से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में आपका क्या होगा, ये 1 मार्क तो जाएगा ही जाएगा, इस क्वेश्चन के मार्क्स तो जाएंगे, साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। तो आपको यानी कि 2 तरीके से नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो इट गवर्न्स ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दिस इज करेक्ट। जो टीपीए है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को गवर्न करता है, ये सही है। इट गवर्न्स ट्रांसफर्स बिटवीन लिविंग पर्सन्स ओनली, दिस इज आल्सो करेक्ट। जैसे मैंने आपको विल का एग्जांपल दिया था, विल में क्या है, एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग पर्सन होता है, तो वहां पर जो ट्रांसफर है वो टीपीए से गवर्न नहीं होता। इट गवर्न्स ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये किससे गवर्न है, इट इज गवर्न बाय योर सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से गवर्न होता है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। सो नन ऑफ द अबव, दिस इज नॉट ट्रू। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सो इट इज योर ऑप्शन सी, क्योंकि जो मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है इट इज गवर्न बाय सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड नॉट बाय योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। With this, let's move to the next question. Amongst the following, transfer takes place by registration only, यानी कि रजिस्ट्रेशन से ही ट्रांसफर होगी, नहीं तो नहीं होगी। टेंजिबल प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ अबव ₹100, दिस इज ट्रू, यानी कि इसके लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। टेंजिबल प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ लेस देन ₹100, इसमें क्या है, आप डिलीवरी से भी कर सकते हो। We will have to change the language of the question. Amongst the following, transfer takes place not by registration, यानी कि कौन से ऑप्शन में जो ट्रांसफर है वो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जिसमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। टेंजिबल प्रॉपर्टी की वैल्यू ₹100 से कम है तो यहाँ पर तो सिर्फ डिलीवरी से आप ट्रांसफर कर सकते हो। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी वर्थ लेस देन 100, इसमें भी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इनटेंजिबल में मैंने आपको बताया था, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी में तो चाहे उसकी वैल्यू कितनी भी हो उसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत हमें पड़ती है। तो इनटेंजिबल की प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर ₹100 से भी ज्यादा है तो भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, लेस देन ₹100 है तो भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, टेंजिबल प्रॉपर्टी की वैल्यू ₹100 से ज्यादा है तो भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो सिर्फ एक सिनेरियो है जहां पे हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जहां हम डिलीवरी से ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी, जहां पर टेंजिबल प्रॉपर्टी की वैल्यू ₹100 से कम है। सिर्फ वो एक ऐसा केस है जहां पर हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आफ्टर दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेंजिबल प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी टेंजिबल प्रॉपर्टी है, जिसे हम देख सकते हैं, सीन, टच्ड एंड फेल्ट, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। शेयर्स एंड बॉन्ड्स, नो, इट इज नॉट टेंजिबल। ट्रेडमार्क, नो। कॉपीराइट, नो।
नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इनमें से कोई भी जो चीज है वो टेंजिबल प्रॉपर्टी नहीं है, सो डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव मैंगो ट्री ग्रोन फॉर यूजिंग इट्स टिम्बर, यानी कि कई बार हम आम के पेड़ की लकड़ी को इस्तेमाल करने के लिए उसे उगाते हैं, तो उस केस में क्या नेचर होगा उसका, क्या वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होगा या वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। तो जैसे कि हमने शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में पढ़ा कि जब भी हम पेड़ उगाते हैं फॉर रीपिंग फ्रूट्स, उसके फ्रूट्स के लिए, तो वो क्या है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट जब भी हम कहीं पर भी एक पेड़ उगाते हैं ताकि कल को हम उसकी लकड़ी को यूज कर सकें फर्नीचर बनाने के लिए या किसी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, पेपर बनाने के लिए, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी क्या होगी, इट विल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। ऑलराइट, तो यहाँ पर जहां पर हम मैंगो ट्री को टिम्बर के लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या क्लासिफिकेशन होगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, ऑप्शन ए, दैट इज योर मूवेबल प्रॉपर्टी। So with this, we are done with the questions also, and we are done with the first part of your property law, जहां पर हमने क्या क्या समझा। सबसे इंपॉर्टेंट हमने समझा कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी मूवेबल है और कौन सी इमूवेबल है, जिसमें सेक्शन 3 ऑफ टीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां उन्होंने बताया था स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। अगर आप वैसे इसको फर्स्ट टाइम पढ़ोगे कहीं पर भी तो आपको लगेगा कि ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रीज है, टिम्बर है, ग्रास है, ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट नो, सेक्शन 3 स्पेसिफिकली सेज दैट दीज आर व्हाट, दीज आर योर मूवेबल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा जो दूसरी चीज थी हमने पढ़ी वो ये थी कि इनको ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है, कब डिलीवरी से ट्रांसफर हो सकता है, कहां पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। ऑलराइट, फिर इसके अलावा हमने पढ़ा हु कैन ट्रांसफर, कि कौन कौन लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा दो चीजें फुलफिल होनी चाहिए। पहली कि कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट वाली तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड उसके अलावा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन कि जो व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है या तो वो ओनर हो उस प्रॉपर्टी का या उसके ओनर के द्वारा ऑथराइज किया गया कोई एजेंट है, तो ही वो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की अटेस्टेशन के बारे में भी, अटेस्टेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो मैंने आपको बताया। और मिनिमम 2 लोग चाहिए अटेस्टेशन के लिए, ये भी आज हमने कवर कर लिया। इसके अलावा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमने आज समझाया, अंडरस्टैंड किया, वो ये था कि क्या ट्रीज मूवेबल प्रॉपर्टी है या कभी हम उन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी या कभी हमें उन्हें मूवेबल प्रॉपर्टी की तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था जो कि हमने शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस से समझा। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। बाकी जो हमारा प्रॉपर्टी लॉ का कॉन्सेप्ट रह गया है वो हम अपकमिंग क्लास में कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक सब बच्चों को हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई है। किसी को अगर कोई कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं वो चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, या कमेंट सेक्शन में ही आपके जो डाउट है वो वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ये क्लासेस यहां से कवर करने के साथ साथ यू मस्ट रीड योर बुक्स। जो आपकी बुक्स में ये चैप्टर की लैंग्वेज दी गई है उसको जरूर पढ़ो, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ। उसका फायदा कहाँ होगा, रिवीजन के टाइम इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, so that's all for today's class. Thank you everyone. I hope you all have understood each and everything that has been taught by me today. See you in the next class. Thank you. Have a great day.